सर हम प्रयागराज से आए हैं। हमारा नाम रत्नाकर सिंह है और हम जीवामृत के लिए आए हैं आज झांसी डोगरी फार्म पर। और हम सचान साहब के साथ बैठे हैं, इनसे जीवामृत के विषय में जानकारी भी लेना चाह रहे हैं। हम एफपीओ भी चला रहे हैं, इसलिए हमारी कोशिश और हमारा प्रयास ये है कि हम अपने एफपीओ से जुड़े हुए किसानों को कैसे लाभान्वित कर सकें कि वो जीवामृत से खेती करें और जो डीएपी में पैसा अपव्यय हो रहा है उस पैसे को बचाया जा सके और अच्छी खेती की जा सके। तो मैं सचान साहब से कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ कि जीवामृत को इसका उपयोग कैसे करें। हमारे यहाँ की मुख्य खेती धान और गेहूँ है, तो हम इसको धान में कैसे उपयोग करें, किस मात्रा में करें कि हमें हमारे यहाँ के किसानों को डीएपी खाद न डालना पड़े। डीएपी हमारे यहाँ के किसान बहुत भारी मात्रा में यूज करते हैं। वो लगभग अगर एकड़ में देखा जाए तो 1.5 से 2 बोरी पर एकड़ धान और गेहूं में यूज करते हैं। देखो रत्नाकर जी, किसान धान के सीजन में मान लो 2 बोरी, 1 एकड़ में 2 बोरी डीएपी डाला जी। वैज्ञानिकों की भाषा में समझें तो जो भी हम फास्फेटिक उर्वरक डालते हैं जी जी, तो उसका मात्र 25, 30, 35 मैक्सिमम खींच करके 35% फसल मेरा उपयोग करती है जी। 70% फास्फेट जो है उसी खेत में रह जाता है जी लेकिन वो फास्फेट फिर अघुलनशील अवस्था में बदल जाता है। जी जी। तो आप ऐसे समझें कि अगर एक किसान ने 2 बोरी डीएपी धान में डाली, फिर 2 बोरी डीएपी उसने गेहूं में डाली जी। और ऐसा करते करते उसको मान लो 5 साल 10 साल हो गया जी। तो अगर एवरेज निकालें कि वो उसने 1-1 कुंटल डीएपी 1 एकड़ में डाली, जी जी। जैसे कुछ किसान कम भी डालते हैं, जी मान लो 1 बोरी प्रति एकड़ डालने वाला किसान है जी। तो उसने धान गेहूं के क्रॉपिंग पैटर्न में 2 बोरी उसने डीएपी 1 एकड़ ज़मीन में डाला, यानी कि 100 किलो डाला जी। और 10 साल से ये प्रक्रिया चल रही है जी। तो उसने 10 कुंटल डाला। जी। नियमानुसार 3 कुंटल डीएपी या 3 कुंटल फास्फेट तो फसलों ने यूज किया जी। 7 कुंटल डीएपी अभी उसी खेत में रखी हुई है। जी। ठीक है ना? जी जी। तो हम कहते हैं कि ये जो डीएपी अघुलनशील अवस्था में बदल गई है, जी। हम एक कोई ऐसा विधि निकालें कि ये डीएपी जो अघुलनशील अवस्था में उसको घुलनशील बना दिया जाए जी जी। तो मेरी फसलों को काम आ जाएगी। जी। ठीक है ना? जी। तो इसके लिए प्रकृति की एक व्यवस्था थी। जैसे 70 साल पहले या 50 साल पहले कोई डीएपी डालता ही नहीं था, जी। तब भी वो खेती करता था। बिल्कुल। बस अंतर इतना है कि 60 साल पहले धान गेहूं की खेती इतनी नहीं होती थी जितनी अब होती है। हाँ। धान गेहूं में चूँकि उत्पादन ज़्यादा है, रिस्क कम है, इसलिए पूरा देश धान गेहूं की खेती पर आ गया। जी जी। इस समय देश का जो गेहूं का टोटल उत्पादन है वो 113 मिलियन टन है गेहूं का। जी जी। और 125 मिलियन टन धान की पैदावार है। जी जी। तो जो हम लोग कहते हैं देश का टोटल खाद्यान्न उत्पादन 350 मिलियन टन हो गया, जी। तो उसमें आप ये मानिए कि करीब करीब 240 मिलियन टन का तो योगदान केवल धान गेहूं का है। जी। धान गेहूं ने हमारी ज़मीन को बर्बाद किया, मेरे ज़मीन के नीचे के पानी को लूटा, मनुष्य के स्वास्थ्य को ख़राब किया, पशुओं के स्वास्थ्य को ख़राब किया, क्योंकि इनमें हैवी मात्रा में हमको केमिकल डालना है और ये बहुत ज़्यादा पोषण ज़मीन से लेती हैं, बहुत ज़्यादा इनको पानी की डिमांड है। तो आज बेशक हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन कल आने वाले दिनों में इसके दुष्परिणाम इतने भयानक होने वाले हैं, कुछ मत पूछो। अब आपका जो प्रश्न है जी। कि चलो मैं किसी किसान से तो नहीं कह सकता कि भाई आप धान गेहूँ बोना बंद कर दो, जी। लेकिन आज की प्राकृतिक खेती का कांसेप्ट ये है कि वो यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर ये डालना बंद कर दे। जी जी। तो मेरा पिछले 13 सालों का अनुभव है, मैं जीवामृत जो आज बनाता हूँ तो करीब करीब 1,00,000 1.5 लाख किसान तो हमारा आज के 4 साल पहले जी सर इस विधा को एडाप्ट करके देख चुके। जी। तो मैं कहता हूं कि आप धान गेहूं में डीएपी, पोटाश, सल्फर सब बंद कर दो। जी।
यूरिया जितनी देते हो देते रहना, जी बस यूरिया की 3 डोज देनी है। अभी 2 बार टॉप ड्रेसिंग में देते हो। जी जी मान लो 1 एकड़ में 50 किलो यूरिया एक किसान 25 किलो देता है। जी मैं कहता हूँ 50 किलो के 3 भाग करो, 17 17 17 जी 17 किलो डाल दो धान की रोपाई के समय जी या गेहूं की बुआई के समय, जी फिर 17 किलो की पहली टॉप ड्रेसिंग, 17 किलो की दूसरी टॉप ड्रेसिंग। जी डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर सब बंद कर दो, क्योंकि डीएपी है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, ये जो प्राकृतिक रूप से ज़मीन में पोषक तत्व हैं, ये न हवा में उड़ते हैं न पानी में घुल के नीचे जाते हैं। जी यूरिया एक ऐसा तत्व है जो पानी, ज़्यादा पानी होने पर लीच होकर नीचे भी जाती है और जब खेत सूख जाता है तो इवेपोरेट होकर ऊपर भी जाती है। जी तो यूरिया मन की तरह चंचल है, ये भग जाती है, रहती नहीं है खेत में। जी तो यूरिया तो हमें देनी है। और यूरिया को अगर कोई रोक सकता है, नाइट्रोजन को अगर कोई रोक सकता है तो कार्बनिक पदार्थ, कार्बन में जो नाइट्रोजन होगी वो नष्ट नहीं होगी। बैक्टीरिया, अब जो जीवामृत की बात आती है कि आप जीवामृत लेने आए हैं और आप चाहते हैं मेरे एफपीओ के सारे लोग जो है डीएपी पोटास बंद कर दें, मेरा वादा है बंद कर देंगे, बशर्ते जीवामृत का जो एक सिद्धांत है, जो एक विज्ञान है, वो किसानों को फॉलो करना है। विज्ञान इतना है कि हम सरल भाषा में समझें तो आज के 70 साल पहले तो जीवामृत कोई जानता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जीवाणु जिनका मैं कल्चर तैयार करता हूँ वो जीवाणु पहले से ज़मीन में थे। अब चूँकि आप क्लोरोपाइरीफास डाल रहे हैं, रीजेंट डाल रहे हैं, ऐसा कोराजिन डाल रहे हैं, तो जब ज़मीन में हम दीमक को मारने के लिए, वाइट ग्रब को मारने के लिए, नेमेटोड्स को मारने के लिए, एनालिट्स को मारने के लिए, वैज्ञानिक भाषा में कृषि विभाग की तकनीकियाँ कहती हैं, भाई किसान ने कहा साहब बाबूजी मेरे धान में ये लंबा लंबा सूंडी लगा है, तो अगला आदमी बोल देता है क्लोरोपाइरीफास डाल दो। अब उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं है कि ज़मीन में जाने लाखों हज़ारों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जब आप दीमक को मारने के लिए और एनालिट्स को मारने के लिए या किसी नेमेटोड्स को मारने के लिए जब हैवी मात्रा में इंसेक्टिसाइड डालेंगे तो ज़मीन में सारे जीव मरेंगे, सारे जीव मरेंगे। और धरती को, मातृभूमि को मैं माँ कहता हूँ। माँ का मतलब है जिंदा है, और आप केमिकल डाल के मार रहे हो। तो अभी तक के इतिहास में देश के हर किसान ने खूब दबा करके पेस्टिसाइड डाला, और पेस्टिसाइड डालने की वजह से उसके खेत में दीमक मरी, केंचुआ मरा, गुबरैला मरा, और नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नष्ट हो गए। तो अब जो फास्फेट पड़ा है या जो जिंक पड़ा है या पैरेंटल रूप से जो पदार्थ वहाँ पर है वो सोलेबल फार्म में नहीं है, इसलिए मुझको यूरिया डीएपी देते रहना है। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये जो हमारे पास जो जीवामृत है वो जंगल 43 देश के 43 जंगलों से ला करके उसका जीवाणु का संवर्धन किया है। अब आप जब किसान इसको डाले तो कैसे डाले, कि जैसे आपने पूछा कैसे प्रयोग किया जाए, तो मैं एक और उसके पहले बता दूं कैसे बनाया जाए। पहले बन जाए सही तब प्रयोग करने की बात। तो बनाया ऐसे जाए कि किसान संपन्न जंगल में, लो लैंड एरिया में, बहुत जंगल है, जंगल तो अप एंड डाउन्स होता है, पहाड़ होते हैं फिर नीचे ढाल होते हैं, तो बरसात में ऊपर के जंगल का सारा मलबा गिर करके नीचे आता है। जंगल में ऐसा स्थान देखो जहाँ पेड़ों के नीचे ढेर सारा बायोमास इकट्ठा हो। मिट्टी हमें वहाँ से लेनी है, 5 किलो लेनी है, और सरफेस की मिट्टी, बायोमास हटा दिया, ऊपर की 2-3 इंच मिट्टी को स्क्रैप कर लिया, 5 किलो ले आए, हमने ड्रम में डाल दिया, 180 लीटर पानी भर दिया, 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा डाल दिया। गुड़ घुल जाता है पानी में तो बैक्टीरिया का तुरंत भोजन है। आटा तुरंत नहीं घुलेगा। आटा जब बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन होगा, बैक्टीरिया से कुछ रसायन निकलेंगे, फिर आटे के पार्टिकल टूट करके जब नैनो फार्म में कन्वर्ट होंगे तो आटा भी उसके उपयोग में आ जाएगा। सर, आटा उसमें गेहूं, जौ या किसी भी चीज़ का आटा, इंसान जो आटा खाता है वो आटा डाला बस। अब जैसे कुछ लोगों ने कहा बेसन डलता है, बेसन नहीं डलता। आटा, देखिए मैंने फिर बोला, प्रोटीन बैक्टीरिया का भोजन नहीं है, बैक्टीरिया का भोजन है केवल शुगर। कार्बोहाइड्रेट से शुगर जल्दी फार्म होती है, प्रोटीन से बहुत टाइम लगता है।
तो बैक्टीरिया को तो इजी गोइंग शुगर चाहिए। जी तो जैसे मैंने गुड़ बोला, गुड़ तुरंत काम आ जाएगा। जी आटे में जो कार्बोहाइड्रेट है 90% वो टूटेगा और शुगर बनेगा, फिर काम आ जाएगा। जी तो ये मैंने ड्रम में मिट्टी डाली और पानी भरा और आटा और गुड़ डाला। जी अब मैं सोचता हूँ बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रही है, तो उसको और भोजन चाहिए। तो 15 दिन बाद फिर डालिए, फिर 10वें दिन पर डालिए। फिर 15 दिन में सर कितना डालें? 3-3 किलो, फिर 10वें दिन पर 2-2 किलो। जी हमने जो करके सीखा है। जी अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि साहब आप पहले ज़्यादा डलवाते हो, फिर बैक्टीरिया की संख्या जब बढ़ जाती तो कम डलवाते हो। वजन कम कर दिए। तो हम कहते हैं कि नहीं, वो आटा जो डाल रहे थे ना, आटा स्लोली चलेगा। जी जी 5 किलो गुड़ काम आ गया। अब अगली बार जब 3-3 किलो डाला तो आटा भी अब काम आने लगा। तब आटा काम का नहीं था। हाँ, लेकिन वो जो आटा पहले पड़ा था वो भी वो अब काम आएगा। जी तो ऐसे हमारा डेढ़, अगर अच्छी मिट्टी है, या जैसे आप तो मेरे यहाँ से लेने आए हो तो आपको तो शुद्ध जीवाणु मिल जाएगा। जी जी तो जो किसान जंगल से मिट्टी ला सकते हो जंगल से लाए, नहीं तो मेरे यहाँ से करीब 500-600 किसान ले गए हैं। जी आप यहाँ से ले जाइए और अपना बनाइए। जी जब ये 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना में मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी का परिभाषा ये है कि तीक्ष्ण गंध आएगी। आप हाथ डालेंगे सूंघे तो बहुत तेज गंध आएगी। अच्छा, दूसरा, हाथ को साबुन से 3 बार धुल देंगे तब भी वो गंध नहीं जाएगी। गंध नहीं आएगी। ये इसकी पहचान है, ठीक है ना, कि संतरे के गाढ़े रस की तरह इसका कलर आएगा। जी और जब ऐसा जीवामृत बन जाता है जी तो केवल 20 लीटर जीवामृत। अब आई प्रयोग की बात। अब पैडी धान का सीजन है, हाँ तो किसान क्या करेगा, इस ड्रम में से 20 लीटर जीवामृत निकालेगा। जी और धान के खेत में, चूंकि रोपाई के पहले हम पानी भरते हैं, बरसात से भरे या ट्यूबवेल से हाँ भरे, खेत में पानी खड़ा है 2-3 इंच, जी तो बस 20 लीटर एक बाल्टी में जीवामृत लेगा। 1 एकड़ जमीन में 50 जगह फेंक आएगा गिलास से। ऐसे ही जी जी पानी में हिल डुल करके वो जीवाणु मिल जाएगा। जमीन में जहाँ सेट होने वहाँ चले जाएंगे जी और आप धान की रोपाई कर दीजिए। जी जब गेहूं का सीजन आएगा तो गेहूं के सीजन में चूंकि पानी स्टैंड नहीं करता खेत में, तो वहाँ पर जब ओट आएगी, जी जब जुताई करने जाते होगे, खेत की पहली जुताई के बाद फिर सीड ड्रिल से गेहूं बोते हो, जी तो जब पलेवा कर दिया और फिर जब ओट आई तो इसी 20 लीटर लिक्विड को जी 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाया हाँ और ब्रॉडकास्ट कर दिया यूरिया DAP की तरह, जी और पीछे से जुताई कर दिए, मिट्टी में मिल गया। तो ये तो है उसका तरीका। जी एक ही बार डालना है, इसको बार बार नहीं डालना कि पहले पानी में डालना दूसरे पानी में, नो, बस 20 लीटर धान में 20 लीटर गेहूं में, ठीक है ना। जी और फिर मेरा दावा है, अब गेहूं धान की खेती में कहूँगा यूरिया जितनी देते हो उतनी देना, लेकिन DAP एक भी दाने नहीं देना। ना DAP देना, ना जिंक देना, ना सल्फर देना, ना पोटाश, कुछ नहीं देना। जी और जब किसान शुरू में करे जी तो 1 एकड़ में इस विधि को फॉलो करे, 1 एकड़ में ना करे। जी सेम वैरायटी, सेम डेट की सोइंग है, सेम डेट का धान की रोपाई है, सब कुछ एक जैसा है। जी। उस खेत में DAP देना, पोटाश देना, जिंक देना, सल्फर देना, यूरिया देना, जैसा देते थे देना। जी जी इस वाले खेत में आप केवल यूरिया देना 3 बार, जी DAP, पोटाश, जिंक कुछ मत देना। जी जी और फसल काट लेना। हाँ। फसल आपकी लगभग 70% किसानों को तो बराबर मिलेगी। जी जिनके खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा थोड़ी सी 0.4, 0.5 रही होगी, जी जी उनकी पैदावार 10, 15, 20% बढ़ के मिलेगी। जी जिनके खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बहुत कम थी, यानी 0.1, 0.2 रही होगी, जी। उनके खेत में 5-10% उत्पादन गिर के मिलेगा। जी तो हमारा उद्देश्य है कि धरती को मजबूत बनाना है, बेहतर बनाना है। जी जी और पेस्टिसाइड बिल्कुल, अगर जीवामृत कोई किसान डाल रहा है तो उसको एक सुनिश्चित और करना है हाँ कि फिर उसको किसी ने बहका दिया कि भाई आपके खेत में तो दीमक लगी है, हाँ, आपके जड़ में कीड़े लगे, ये सब, तो फिर वो ले जाके क्लोरोपाइरीफास ले जाके खेत में स्प्रे करने लगेगा। जी जी फिर ये इतनी जो कहानी चले थे ना, ये फिर जीरो हो गया। फिर जीरो हो गई। जी जी तो इस जमीन को जिंदा रखना किसान की पहली प्राथमिकता है कि धरती, देखिए एक ही सूत्र है, जी हर जीव जगत की, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जी जी जैसे हम ही लोग मान लो मनुष्य के रूप में जब पैदा हुए थे, छोटे से नन्हे से शिशु के रूप में, जी तो मैं अपनी माँ के आंचल का दूध पीता था। जी उसी से तो मैं 9 महीने तक तो माँ के आंचल का दूध पिया। जी जब मैं बड़ा हो गया तो अब मैं किसके आंचल का दूध पीता हूँ? इस धरती माँ के आंचल का। जी चावल खाऊं, दाल खाऊं, सब्जी खाऊं, फल खाऊं, ये कहाँ से आता है? धरती माँ के आंचल से आता है।
और जिस माँ के आंचल का दूध पीते उसी माँ को आप मारने में लगे हो, जी हैं? जी उसी माँ का कत्ल कर रहे हो, उसी माँ के नीचे का पानी लूट लेना चाह रहे हो, फर्टिलिटी लूट लेना चाह रहे हो। मतलब इंसान ऐसा लगता है कि जैसे वही इस दुनिया में रहेगा और हम किसी को रहने ही नहीं देंगे, दीमक मार देंगे, केंचुआ मार देंगे, हिल्ली मार देंगे, एनालिस्ट मार। जी ये प्रकृति का खुद काम है। माँ खुद इतनी आपकी संपन्नशाली, एक बार उस पर यकीन करिए। धरती माता सदियों से अपना इस तरीके का पूरा इंतजाम करती आई है। और जंगलों से, जैसे मैंने कहा, जंगल से मिट्टी ले आइए, तो जंगल में मैनेजमेंट किसका है? प्रकृति का है। प्रकृति का है। तो किसान को केवल अपना लालच छोड़ना है। जी जिस दिन हम लालच छोड़ देंगे उसी दिन प्रकृति संपन्न हो जाएगी और मुझको कुछ नहीं देना पड़ेगा। जैसे आज के 70 साल पहले नहीं देना पड़ता था, किसान को पानी भी नहीं लगाना पड़ता था। ज़मीन इतनी मेरी मजबूत थी कि दलहनी तिलहनी फसल मैं अक्टूबर में बो देता था बिना पलेवा के, और फिर काट लेते थे। जी। और कोई प्रश्न आपका? सर, ये जैसे मान लीजिए धान में हमने जीवामृत डाला, लेकिन अगर कोई इस तरीके की समस्या, उसमें कीट वगैरह कुछ आया या जड़ में कीड़े आए, तो उसका क्या फिर है कि हमारा जीवामृत भी ना खराब हो? और देखो, कोई ऐसा हम फिर वहीं पहुंच गए। हाँ, नहीं केमिकल यूज अब सुनो, केमिकल की सुन तो लो। हाँ नेचर में मैंने एक चीज़ बोली कि नेचर में मनुष्य को, जब आप वेद पढ़ते हैं जी तो 2 सूत्र हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मनुष्य किसी भी जीव जंतु को मारने का प्रयास न करे, बल्कि ये प्रयास करे कि सभी के जीवन में सुख और निरोग बना रहे। जी सभी जीव जंतु। जी हम एक बार ऐसा सोचें तो, जी जी जैसे ही मैं ऐसा सोचूंगा, जी आपके साथ भगवान चल देगा। जी सर। क्योंकि ये प्रकृति पंच महाभूत ही भगवान है। जी अभी परमात्मा या भगवान हमसे इस बात से नाखुश है कि तुम जिस व्यवस्था में रहते हो, मैंने तुम, ये शरीर किसने बनाया? पंच महाभूत ने। जी इसको पाल कौन रहा है? पंच महाभूत। जी अभी हम दिन में कई बार, हर क्षण तो सांस ले रहे हैं ना, जी जी हर घंटे में पानी पी रहे हैं ना, जी। हर 8 घंटे में खाना खा रहे हैं ना, कौन दे रहा है? भगवान। जी। भगवान माने प्रकृति। और मुझे चाहिए भौतिक संसाधन। जी जी अब भोजन तो दे दिया प्रकृति ने, हमें तो चाहिए कार, हमें चाहिए स्कूटर, हमें चाहिए मोबाइल, हमें चाहिए लैपटॉप। तो ये लैपटॉप, मोबाइल, भौतिक संसाधनों के चक्कर में हम धरती को, भगवान को लूट लेना चाहते हैं। ऐसे में धरती या भगवान या प्रकृति कहती है, हे पुत्र, तुम इतने नालायक हो जाओगे, हमने कभी सोचा नहीं था। और उसका परिणाम, जैसे आज लोग कह देते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन के खतरे हैं, ओलावृष्टि हो गई। और देखिए, ये सब आदमी के कुकर्म हैं। जी, जो आज प्रकृति डिस्टर्ब हो रही है, आदमियों के कुकर्म, ये हमारे द्वारा किए गए कुकर्मों का परिणाम है। और आदमी का बदमाशी देखिए, इसका मतलब इसकी बदमाशी की पराकाष्ठा देखिए। इसको भी कह देता है दैवी आपदा है, यानी हमने गलतियां मैंने की और इस गलतियों का वो मर देते हैं देवताओं को। ये दैवी आपदा है। बात समझ गए ना? जी। तो एक बार मैंने तय किया कि मैं अपनी मातृभूमि को जिंदा करूंगा, जीवामृत डालूंगा, बरसात का पानी खेत में रोकूंगा, खेत की मेड़ बनाऊंगा, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाऊंगा। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। आप भूल जाइए, 1 साल लेना लेट से लगेगा, लग जाने दीजिए। जी जी। आप पेशेंस रखिए। शिरडी वाले साईं बाबा ने क्या कहा? श्रद्धा और सबूरी। भगवान पर श्रद्धा रखिए और थोड़ा सा सबूरी करिए, वेट करिए ना। जी जी। बस अभी जैसे मैं मंदिर गया, अभी मैंने घंटी बजाई, ऐसे ऐसे ओम जय जगदीश किया, फिर मैंने सोचा धन वर्षा होगी। जी जी। यार इतनी जल्दी होता है क्या? तो प्रकृति भगवान की पूजा का मतलब है थोड़ा सा वेट करिए, अपना कर्म करिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात सर, जैसे हमारे यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी, तो हमारे यहाँ जब पानी भर के जुताई हुई तो फिर वो पानी सूखता नहीं जल्दी। तो एक बार रोपाई करने के बाद 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद लोग पानी निकाल देते हैं। तो जब उस स्थिति में पानी निकाल देंगे तो जीवामृत जो हमारा पड़ा है उससे का तो पूरा उससे, देखिए, जीवाणु पानी में नहीं रहता। हम ड्रम में, मतलब पानी में जब हम डालेंगे वो जमीन में चला वो देखिए, वो प्रॉपर उसको जहाँ जाना वहाँ जाएगा। जी जी। अभी तो मैंने ड्रम में है तो मजबूरी उसकी कहीं नहीं जा सकता। जी। भोजन दे रहा हूँ इसलिए जिंदा है। जी। ड्रम में पानी में मैंने जीवाणु डाल दिया और भोजन नहीं दूंगा तो मर जाएगा। लेकिन मैंने जब खेत में डाल दिया, वो जमीन में चला गया, तो वो पानी में नहीं रहेगा। जी।
ये चूंकि सॉइल का माइक्रोब्स है, जी। ये सॉइल में ही रहना पसंद जी, करता है। ये तो डेवलपमेंट के लिए मैं उसको ड्रम में जबरदस्ती रखा अगर हूं। 3 दिन 4 दिन बाद पानी हमारा बह भी गया, दूसरे दिन भी बह गया तो कोई दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत ये तो इमीडिएट सॉइल में इनोकुलेट कर जाएगा। जी इसको सॉइल में ही रहना, चूंकि इसका भी तो भोजन है ना। अब भोजन पानी में नहीं है इसका, जी अब इसका भोजन सॉइल में है, जो ऑर्गेनिक कार्बन पड़ा है वो उसका भोजन है। जी। अच्छा सर, दूसरी समस्या आज धान में खरपतवार भी बहुत बड़ी समस्या है। तो लोग रोपाई के बाद उसमें प्रेटिलाक्लोर या और तरीके के खरपतवार नाशक डालते हैं, तो अगर उसको डाल देंगे तो फिर हमारे जीवामृत का भी नुकसान। देखो सुनो, हम भी गांव में पैदा हुए, बचपन की बात बता रहा हूँ, मेरे यहाँ भी धान होता था। धान जब 1 महीने का हो जाता था जी और उसमें कुछ वीड्स होते थे, जी तो गांव में जब पशुपालन था, जी जब किसान पशु पालता था, जी तो ये जो खेत में उगने वाले खरपतवार हैं, ये मेरे लिए एक मित्र थे। जी। और हमें याद है कि लोग खरपतवार लेके जाते, करा के ले आते थे, घर में जाते थे और 10-10, 20-20 लोग, जिसके खेत में ज़्यादा वीड्स होते थे उसके खेत में पूरा गाँव में पहुँच जाता था। हाँ, और वो जानवरों के लिए भोजन होता था। वो भोजन होता था, जी उससे दूध मिल जाता था, जानवर का भी काम चल जाता था, जानवर का गोबर अगेन फिर खेत में जाना है, जी। वीडीसाइड डालने की जरूरत नहीं। देखो, खेती एक सिस्टम है, एक क्रम है प्रकृति का। जी खेती में कभी, जैसे आप धान गेहूं की खेती करने वाला आदमी क्या ये खेती नहीं कर रहा है, ये फसल उत्पादन का काम कर रहा है। जी जी खेती में फसल उत्पादन में बहुत अंतर है। जी खेती का मतलब है खेत की मेड़ों पर पेड़ होने चाहिए, जी आपके घर में पालतू पशु होनी चाहिए, जी और धान गेहूं केवल नहीं होना चाहिए। खरीफ में धान होनी चाहिए, ज्वार होना चाहिए, बाजरा होना चाहिए, उर्द होना चाहिए, मूंग होना चाहिए, अरहर होना चाहिए। जी जब रबी में आएंगे तो रबी में गेहूं होना चाहिए, चना होना चाहिए, मटर होना चाहिए, सरसों होना चाहिए। जी खेती मनुष्य करता है अपनी ज़रूरतों के लिए। जी मुझे रोटी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, फल चाहिए, दूध चाहिए। जी तो दूध के लिए आप पशु पालेंगे, दाल बोएंगे, तिलहन बोएंगे, दलहन बोएंगे, सब्जी बोएंगे, फल लगाएंगे। जी जी आप क्या है, मोनोकल्चरिंग हो गया। तो फिर मैं बता दूं, जो धान गेहूं जी या गन्ना आलू, ये जो देश में मोनोकल्चरिंग हो रही है ना, जी इस मोनोकल्चरिंग में प्राकृतिक खेती की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आती, और न किसान कभी समृद्ध हो सकता है, न कभी उसका कर्ज उतर सकता है। चूँकि कर्ज, अगर किसान को कर्ज मुक्त होना हो जी तो पहले अपनी ज़मीन को कर्ज मुक्त कर दे, जी वो कर्ज मुक्त तुरंत हो जाएगा। और जब तक एक ज़मीन कर्जदार रहेगी ना, जी इसके पास है क्या? ऑर्गेनिक कार्बन इसके पास नहीं है, ज़मीन के नीचे पानी इसके पास नहीं है, पेड़ इसके पास नहीं है, जानवर इसके पास नहीं है, और हम सोचते हैं मनुष्य जो है लखपति करोड़पति बन जाएगा। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। जी। तो सर, उसमें फिर हम ज़मीन में कोई खरपतवार नाशक न डालें? बिल्कुल नहीं डालना उनको। पिक और दो खरपतवार की 2 कहानियाँ। जो खरपतवार मेरी क्रॉप के नीचे है, जी कोई भी फसल हो, धान की, गेहूं की, चना की, मटर की, गन्ने की, जी सब्जी की, जो खरपतवार मेरी मुख्य क्रॉप से नीचे रहते हैं, नीचे, जी वो आपके दुश्मन नहीं, वो आपके मित्र हैं। जी जो खरपतवार हमारी फसल के ऊपर आ गए हैं, जी आप केवल उनको उखाड़िए। जी धरती, जैसे हम अपने लिए खेती करते हैं, धरती को परमात्मा का निर्देश है, हे धरती, तुझे इस यूनिवर्स में जितने भी जीव जगत की इकाइयाँ सबको पालना है। जी तो धरती सबके लिए खेती करती है। और अगर आप तो धान बोएंगे ना, जी मान लो देश के 14 करोड़ किसान एक बार हड़ताल में चले जाए, कुछ ना बोएं, तो धरती क्या सोचते हो कि एक चूहे के लिए, गिलहरी के लिए, चिड़िया के लिए, हिरन के लिए, खरगोश के लिए, इनके लिए तो आप नहीं खेती करते हो ना। इनके लिए ज़मीन खेती करती है। माँ की पीड़ा है, माँ सबको पालना चाहती है। अभी इंसान सोचता है धरती मेरे बाप की है, धरती केवल मेरी है। ये गलत फहमी है। धरती सबकी है, ये सब की माँ है। इस दुनिया में जितने भी जीव जगत हैं सबको पालेगी। अच्छा सर, एक समस्या ये है कि जैसे हमारे यहाँ किसान बड़े बड़े हैं, लेबर प्रॉब्लम है, तो एक जो दूसरी तकनीक है कि जो बाद में पोस्ट बिस्पायरी बैग आता है, स्प्रे करते हैं, तो यदि उसका स्प्रे इस तरीके समस्या हो करें तो। कौन सा बैग? ये नामनी गोल्ड वगैरह जो आ रहा है,
कि धान जब हमारी 25-30 दिन की हो जाती है तो उसका स्प्रे कर देते हैं, तो जो खरपतवार है वो सूख गए। वो केमिकल है ना? हाँ, केमिकल है वो नहीं, भी। देखिए सुनो, प्राकृतिक खेती में मुझे रसायन मुक्त खेती करनी है हाँ, और उद्देश्य यही है कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़े, जी ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी ठीक हो जी और ये जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट चेंज की बात आती है, ये भी रुके। जी इसके लिए मनुष्य को बहुत दिमाग नहीं लगाना है, केवल 3 काम करने हैं। ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ डालना है, जीवामृत डालना है, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने और पशु पालना है। जी इसके बाद वो जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी शक्ति नहीं पकड़े नंद किशोर। और आदमी जब तक ये चालाकी वाला चंटियाँ घंटियाँ रखेगा ना दिमाग में, जी, जी। अगर नामनी गोल्ड डाल दें तो, अगर ब्यूटाक्लोर डाल दें तो, जी। अगर वो ह्यूमिक एसिड डाल दें तो, जी। अगर तुम्हारे मन में लालच नहीं निकल रहा ना, जी जी तो जब तक तुम लालची हो तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसी ज़िंदगी जी रहे हो वैसी जियोगे। जी जी। परमात्मा आपसे नाराज़ है, बस कुल मिला के परमात्मा को खुश उसमें करना जो है, भी खरपतवार नुकसानदायक है, केवल उसका एक तरीका है कि निकलवा दीजिए, बस। केमिकल कोई न पड़े, हो गया। केमिकल तो डालना ही नहीं है। जी जी। देखो और 2 चीज़ें, यूरिया का 3 बार प्रयोग करें। यूरिया का प्रयोग करिए, चूँकि मैंने बोला नाइट्रोजन चलायमान है, नाइट्रोजन के बिना पौधे बढ़ेंगे अच्छा, नहीं। यूरिया को सर कितने साल तक डालना पड़ेगा या इसको भी बंद किया जा सकता जैसे आप किसी के खेत में जीवांश कार्बन 0.3 है, जी तो 0.3 जीवांश कार्बन में उसने एकड़ में 50 किलो नाइट्रोजन डाली। जी जैसे ही उसका जीवांश कार्बन 0.4 होगा जी तो 40 किलो कर देगा, 0.5 होगा 30 किलो कर देगा, 0.6 होगा 20 किलो कर देगा, 0.7 होगा 10 kg कर देगा, 0.8 हो जाएगा, नाइट्रोजन बंद हो जाएगी। जी 4 साल 5 साल 3 साल लगेंगे। जी जादू नहीं है कोई प्राकृतिक खेती। जी जी प्रकृति के वैभव को सजा देना एक बार, फिर प्रकृति अपना सारा काम खुद ही करती है। जी मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा जैसे हाँ। जीवामृत हमने एक बार आपसे ले गए, इसको तैयार कर लिए ड्रम में, हाँ। तो फिर उसी से बचा के उसको बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल आपने 200 लीटर बनाया, जी 100 लीटर, 150 लीटर, 170 लीटर, 180 लीटर यूज किया, आप 10, 15, 20, 12 लीटर बचा लें जी और अगली क्रॉप के लिए फिर उस पर पानी भर दें, जी। फिर वही गुड़ और पीढ़ी दर पीढ़ी अनवरत चलता रहेगा उसमें। मेरा रखा है ना 13 साल से। जी जी यहाँ से ये मानिए कि अभी करीब करीब हमारे पास 15,000 लीटर है। इसको पेड़ के छाए के नीचे ड्रम को रख दे, कोई धूप में रखिए, हाँ। खुल्लम खुल्ला। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो लोग कहते हैं जीवामृत को छाया में रखना चाहिए नहीं तो बैक्टीरिया मर जाएगा, वो गधे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। जी जी हमारा धूप में रखा है। जी और जून के महीने में जिस दिन टेम्परेचर यहाँ 49 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, बगल में एक ड्रम रख दूंगा, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उस समय जो है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो 49 डिग्री सेंटीग्रेड है रूम टेम्परेचर है। जी जी बाहर थर्मामीटर ले आओगे तो कम से कम 60-65 निकलेगा, बिल्कुल सर। और पानी का टेम्परेचर भी 65-70 ही निकलेगा। हाँ लेकिन जीवामृत के ड्रम में थर्मामीटर लगाएंगे, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है। ओपन धूप में ऊपर। ठंडा रहेगा। अभी आपको दिखाता हूँ, ठंडा है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में बिल्कुल होगी। साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।